हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। महक मृत्युंजय के कमर पर अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, मैंने क्या किया? मृत्युंजय की आंखें बड़ी हो जाती और महक के चेहरे को ऊपर करते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? इस तरीके से किसी आदमी के करीब नहीं आया करते। महक मुंह फुला कर बोले, मैं किसी अनजान आदमी के करीब नहीं आ रही, अपने पति के पास आ रही हूँ। आप पागल हो गए हो क्या? अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मृत्युंजय महक के फूले हुए गाल पर अपनी उंगली को रखते हुए बोला, महक अवस्थी। महक मृत्युंजय की बात को बीच में काट कर बोली, गलत। महक अवस्थी सारंग। मृत्युंजय महक की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे पे अधूरी आंखें बहुत प्यारी लगती हैं। जुबा पर कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं। महक अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोली, क्या बात है, आप बिजनेसमैन की जगह ज्योतिषी क्यों नहीं बन जाते? मृत्युंजय महक के होठों को देखते हुए बोला, मुझे भूख लगी है। महक मृत्युंजय को अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, 1 घंटे पहले तो आपने डिनर किया, आपको और भूख लगी है? चलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ बना कर ले आती हूँ। मृत्युंजय महक के ऊपर उसके उंगलियों में अपनी उंगली को उलझा कर बोला, मुझे खाने की भूख नहीं लगी, मुझे तुम्हारी भूख लगी है और मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। महक मृत्युंजय को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, जय, ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा नॉटी हो? मृत्युंजय जो महक के गले पर किस करने जा रहा था, महक के मुंह से अपना निक नेम सुनकर महक के चेहरे को पकड़कर खुश होते हुए बोला, तुमने क्या कहा? फिर से कहो। महक सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा नॉटी हो गए हो। मृत्युंजय ईश्वर थोड़ी सख्त आवाज में बोला, महक, मुझे टेस्ट करना बंद करो, मुझे नहीं पसंद। तुमने अभी मेरा नाम लिया, फिर से लो। महक अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, जय। मृत्युंजय महक को कॉलर बोन पर बाइट करते हुए बोला, और बोलो। महक अपनी आंखें बंद कर सिहरते हुए बोली, जय। मृत्युंजय महक के क्लीवेज पर किस करते हुए बोला, कहती रहो। महक मृत्युंजय के पीठ पर अपना एक हाथ रख दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए बोली, जय, आई लव यू। मृत्युंजय महक के नाइट ड्रेस को निकाल कर बोला, आई लव यू मोर देन महक। महक मृत्युंजय की तरफ देखती है तो मृत्युंजय सेड्यूसिंग वॉइस में कहता है, यू आर वन ऑफ माई मोस्ट प्रेशियस थिंग्स, और मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। इतना कहकर मृत्युंजय महक के होठों पर अपने होठ रख देता है। सुबह के 7 बजे महक की नींद खुलती है। उसे अपनी कमर पर किसी का भारी हाथ महसूस होता है। अपना सिर घुमाकर देखती है तो मृत्युंजय एक मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। उसके चेहरे पर दुनिया जहां का सुकून और मासूमियत नजर आ रही थी। महक मृत्युंजय को चेहरे को देखते हुए अपने आप को देखती है। दोनों सिर्फ एक ब्लैंकेट से कवर थे। महक मृत्युंजय के बालों पर उंगली चलाने लगते हैं और उसके चेहरे, सीने, गाल पर उंगली चलाते हुए उसकी नज़र मृत्युंजय के पतले होठों पर पड़ जाती है।
महक मृत्युंजय के पतले होठों को देखते हुए अपनी उंगली उसमें रखने लगती है कि मृत्युंजय अपनी आंखें खोल महक की तरफ देखते हुए कहता है, क्या पिछली रात की मेहनत के बाद तुम्हारा मन नहीं भरा? हम दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। अचानक मृत्युंजय के ऐसा कहने पर महक हड़बड़ा जाती है और उसी हड़बड़ाहट के चक्कर में मृत्युंजय धड़ाम से बिस्तर से नीचे गिर जाता है। महक जल्दी से अपना चेहरा ब्लैंकेट से ढकते हुए कहती है, सॉरी गलती से। मृत्युंजय खींच कर बोला, महक जल्दी से बिस्तर के साइड में रखे मृत्युंजय की शर्ट को पहनकर वॉशरूम की तरफ भागने लगती है। तो मृत्युंजय जो बाथरूम में था अपने लंबे हाथों से महक को कमर से पकड़ लेता है। महक मासूम सा चेहरा बना मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, जय प्लीज जाने दीजिए ना, मुझे नाश्ता करना है, बनाना है, आपको भी तो ऑफिस जाना है ना। मृत्युंजय अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुमने अभी मुझे बिस्तर से गिराया, इसके लिए पेनल्टी तो देनी पड़ेगी ना। महक बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, मेरी कमर पर दर्द है। मृत्युंजय अपनी आंखों में शरारत लिए बोला, इसका मतलब तुम मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो? लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। महक मृत्युंजय के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, खटमल की तरह मेरा खून चूसना चाहते हैं? मृत्युंजय अपनी आंखें बड़ी करके बोला, व्हाट यू कॉल मी खटमल? महक वॉशरूम की तरफ भागते हुए बोली, गलती से मुंह से निकल गया। महक के इस चाइल्डिश हरकत पर मृत्युंजय को हंसी आ जाती है, लेकिन जल्दी ही उसका चेहरा कठोर हो जाता है और वो फ्रेश होने के लिए स्टडी रूम के वॉशरूम की तरफ चला जाता है। अमृत का कमरा। वैशाली की आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए थे। अमृत वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है वैशाली बिस्तर पर बैठी उबासी ले रही थी। अमृत तिरछी नज़र से वैशाली को घूर कर बोला, अपना मुंह खोलना बंद करो, ऐसे करते हुए बिल्कुल हिप्पो लग रही हो। वैशाली अपनी तीखी नज़रों से अमृत को घूरते हुए बोली, तुम भी तो कंगारू जैसे सांड हो जो हमेशा दूसरे के सामने अपनी ताकत जाहिर करता है। अमृत वैशाली की बात पर बोला, कल रात को उसे शीतल महारानी के कारण तुम बच गई, लेकिन दोबारा अगर तुमने मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें उल्टा पंखे पर टांग दूंगा। वैशाली बिस्तर से खड़ी होकर अमृत की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। अमृत हैरानी से वैशाली की तरफ देखने लगता है तो वैशाली अमृत के सीने पर अपनी उंगली गोल गोल घुमाते हुए कहती है, हमको तुमसे परमिशन चाहिए। अमृत अपने मुंह में आया सलाइवा निगलते हुए बोला, कैसी परमिशन चाहिए? वैशाली अपने हाथ अमृत के सीने से लेकर नीचे की तरफ ले जाते हुए बोली, 2 हफ्ते बाद हमारा सिंगिंग कंपटीशन है और हम चाहते हैं तुम हमको चीयर अप करने के लिए वहाँ पर आओ। अमृत वैशाली के हाथ को पकड़कर बोला, ये क्या हरकत है? सीधा सीधा भी तो कह सकती हो ना, इस तरीके से करीब आने की क्या ज़रूरत है?
वैशाली तिरछी मुस्कान के साथ बोली, आज हम बहुत खुश हैं। अमृत वैशाली की बात पर बोला, काहे? मेरा मतलब क्यों? वैशाली अमृत के बट्स पर थप्पड़ मार कर बोली, हमरे छूने से हमरे पति के बॉडी में हलचल पैदा होती है, विच इज ग्रेट न्यूज़ फॉर उसी। अमृत शब्द में अपना मुंह फाड़े अमृत के हरकत को देख रहा था और अमृत की बातों को सुन रहा था। वैशाली खुशी से झूमते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है। अमृत अपने ख्यालों को झटकते हुए अपने बट्स को सहलाता है और उसके गाल शर्म से लाल हो जाता है। कोई भी देखकर यही कहा था कि अमृत को तेज बुखार है। उसे अपने गाल गर्म महसूस हो रहे थे। फिर वह अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, क्या ये लड़की पागल हो गई है या किसी का आत्मा इसके अंदर में घुस आया है? इतना सोचते हुए अमृत एक गहरी सांस लेता है और क्लोजेट की तरफ कपड़े बदलने चला जाता है। इधर मित्तल मेंशन में कशिश ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था कि मीरा कशिश की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे आपसे कुछ पूछना था। कशिश मिरर में अपने बालों को सेट करते हुए अपना टाई मीरा की तरफ बढ़ाता है तो मीरा कशिश के पास आ उसे टाई बांधते हुए कहती है, मैं ये जानना चाहती थी कि आपकी फैमिली में कौन कौन था। मैंने आपको चाचा चाची और नित्या के अलावा किसी को नहीं देखा। कशिश मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, क्या बात है मीरा सारंग, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मेरी जिंदगी को लेकर। मीरा कशिश के इस तरीके से देखने पर अपनी नज़रें उसकी आंखों से फेरते हुए बोली, मैं बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि कल नित्या बता रही थी कि आपकी एक बड़ी बहन थी और उनका एक्सीडेंट हो गया। मीरा की बात पर कशिश मीरा को कमर से पकड़ अपने आप से चिपकाते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं बताया किसी ने कि किसी के घर के राज को खरीदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चोट खुद को लगती है। मीरा कशिश का टाई बांध चुकी थी, इसलिए वो कशिश के सीने पर हाथ रख उसे दूर करते हुए बोली, नहीं बताना तो मत बताओ, मत बताओ ना। कशिश मीरा के कान पर फूंक मारकर बोला, तुम नर्वस होते हुए बहुत प्यारी लगती हो और नित्या ने तुम्हें सही बताया कि मेरी बहन मर चुकी है। मेरी फैमिली में अब कोई नहीं है सिवाय मेरे चाचा चाची और नित्या के। मीरा कशिश की बात सुन एक और सवाल करते हुए बोली, लेकिन कशिश अपना ब्लेजर पहनते हुए बोला, नो मोर क्वेश्चन मीरा। मीरा कशिश की बात पर अपना सिर हिलाकर बोली, चलिए ब्रेकफास्ट लग चुका है, मैं तो बस आपको बुलाने आई थी। कशिश बिस्तर पर पड़े फाइल्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, लेकर आओ इसे मेरे पीछे। इतना कहकर कशिश अपना बैग उठा कमरे से बाहर चला जाता है। मीरा मुंह बनाते हुए फाइल्स की उठाते हुए बोली, मैं तो उन्हें अपने असिस्टेंट या नौकर नजर आती हूँ। मेरे छोटे छोटे कंधों पर इतने सारे फाइल्स का बोझ डाल दिया। इतना कहकर मीरा मुंह बनाती है और सारे फाइल्स को लेकर कशिश के पीछे निकल जाते हैं। इधर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में विप्लव की कार आकर पार्किंग लॉन्च में रुकती है और वो अपना बैग अपने कंधे पर
टांगते हुए कार से बाहर आता है। विप्लव के बगल वाले साइड से अदिति बाहर आती है। तभी विप्लव को आलू नजर आती हैं। अदिति विप्लव की नज़रों का पीछा करते हुए बोली, वापी, तुम उस चश्मिश को क्यों देख रहे हो? तभी वहां पर रिया की स्कूटी आकर रुकती है और वो भी अपना बैग उठाकर विप्लव के पास आ जाती है और अदिति से कहती है, गुड मॉर्निंग बनी। अदिति रिया की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग रिया दीदी, लेकिन एक बात बताओ, वापी उस चश्मिश को क्यों देख रहा है? रिया अदिति की बात सुनकर विप्लव की तरफ देखती है, जो कि अभी भी आरू को ही देख रहा था। रिया विप्लव के पीठ पर घूंसा मारते हुए बोली, ओह बिन डोर के उड़ने वाले पतंग, माना तुम्हें कोर्ट कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के भी घोंसले में जाकर घुस जाओगे। क्या देख रहे हो उस चश्मिश को? विप्लव अचानक रिया के मारने से होश में आता है और रिया के बाल को खींचकर कहता है, मोटी भैंस क्यों मार रही है? मैं तो बस उस चश्मिश को देख रहा था। कितनी प्यारी है वो। रिया विप्लव को तिरछी नज़र से घूरते हुए बोली, क्या तुमको उस लड़की से प्यार हो गया? विप्लव रिया की बात सुन ब्लश करते हुए बोला, ऐसा नहीं है यार। रिया विप्लव के कॉलर को पकड़कर बोली, विप्लव रिया को आंखें दिखाता है। तभी वहां पर सुधांशु आ जाता है। आरू सुधांशु की तरफ देखकर ब्लश करने लगती है। रिया आरू के चेहरे का एक्सप्रेशन नोट कर लेती है। रिया सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सिद्धू। सुधांशु रिया की बात पर बोला, रिया तुमने कल नोट्स लिखे थे क्या? मैं कल किसी दूसरी दुनिया में ही खोया हुआ था, इसलिए मैं नोट नहीं कर पाया। रिया विप्लव की तरफ इशारा करते हुए बोली, इस गड्ढे के कारण मैंने भी नोट नहीं कर पाए। तभी आरू थोड़ा झिझकते हुए सुधांशु से बोली, आप चाहे तो मेरा नोट ले सकते हो, मैंने अच्छे से नोट किया। नित्या के सुधांशु को अपना कहने पर सौर हैरानी से नित्या की तरफ देख रहा था। नित्या सीधा क्लास की तरफ बढ़ जाती है। सौर्य जल्दी से बैग उठा नित्या के पीछे आते हुए बोला, नित्या क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अगर इस बारे में तुम्हारे भाई को पता चला ना तो तुम सोच भी नहीं सकती हो वो क्या करेंगे उस लड़के के साथ। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।